मेम्ब्रेन का चैप्टर शुरू किया हुआ है, उसमें आप लोग अब तक डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा और उसके बाद प्लेसेंटल जो है सर्कुलेशन, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम। और आज हम लोग जो है फंक्शंस को डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक हमारा एक तो फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा और दूसरा हम हेमोलिटिक डिसीज ऑफ यूनिट, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, so सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स at the end of the lecture you will be able to understand first of all major functions of placenta. What are the major functions of placenta? उसके बाद what are the four main mechanisms of transport across placenta. ठीक है, तो placenta के across जो transport होगी वो किन mechanism के through होती है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्लेसेंटा के फंक्शंस में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दी हार्मोनल सिक्रेशन या फिर एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड दी एक और टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हिमोलिटिक डिसीज जो यूनिट की, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस है प्लेसेंटा के, उनमें से जो मेन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म, जिसमें सिंथेसिस होती है ग्लाइकोजन की। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन की जो है वो बेसिकली आप लोगों ने जब पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रिशनल सप्लाई थी फीटस को, वो बेसिकली सेल्स से जा रही थी डिसिडुआ बेसालिस में, जो रेसिडुअल सेल्स बने थे जिसमें एक्यूमुलेशन हुई थी ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स की। ठीक है, तो बेसिकली बेटा इसमें उसी चीज़ का जिक्र है कि जो जिन्होंने जो कि रिच सोर्स के फॉर न्यूट्रिशन ऑफ फीटस, तो बेसिकली उसमें सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन आ रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द प्लेसेंटा थ्रू प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, गैसेज और न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन सिक्रेशंस हैं जिसमें बेसिकली जो मेन हार्मोन जो सीक्रेट करता है प्लेसेंटा वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन या फिर हम इसको एचसीजी भी कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, कब कब सीक्रेट होता है, ये हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस वायरसेस या वेरियस इन्फेक्शंस, बिकॉज जो मेटरनल एंटीबॉडीज होती हैं आईजीजी एंटीबॉडीज वो क्रॉस कर जाती हैं प्लेसेंटा को क्रॉस करके पूरे ब्लड में आती हैं, तो उसकी वजह से वो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं फीटस को। ठीक है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द एक्सक्रीशन के फीटल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं और वो कैसे जो होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, बेसिकली दीज कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटीज जो हैं ये सारी जो आप लोगों ने ऊपर देखी हैं आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और दूसरा नॉर्मल फीटल ग्रोथ जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए ये सारी एक्टिविटीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम वन बाय वन मेजर फंक्शन से जो आप लोगों को बताएंगे और हम वन बाय वन इनको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लेसेंटल मेटाबॉलिज्म। प्लेसेंटा जो है जैसे कि मैंने भी आप लोगों को पहले बताया, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। अभी अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि सेकंड टू थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि ये सिंथेसाइज करता है ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स। वही बात के डिसिड्वा बेसालिस, जिन्होंने जिस जो डिसिड्वा का वो पार्ट था जो कि मेटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा बना रहा था। डिसिड्वा बेसालिस में जब ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होता है तो उसमें उसके स्टॉमल सेल्स में चेंजेस आती हैं, सेल्स लार्ज होती हैं, उनके अंदर ग्लाइकोजन और लिपिड्स जो होती हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं और उस वक्त वो रिच सोर्स होते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फॉर एम्ब्रियो एंड फीटस। ठीक है, सो प्लेसेंटा जो है पर्टिकुलरली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी यानी सेकंड और थर्ड वीक के टाइम पे ये सिंथेसाइज करता है ग्लाइकोजन को, कोलेस्ट्रॉल को एंड फैटी एसिड्स को, और ये सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फॉर एम्ब्रियो या फिर फीटस के। ठीक है, अब बेसिकली जो प्लेसेंटल मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्लेसेंटल मेटाबॉलिज्म में जो होती हैं एक मेटाबोलाइट्स a number of substances and can release metabolic products into maternal या फिर fetal circulation। ठीक है, so many of its metabolic activities are undoubtedly critical for its other two major जो प्लेसेंटल एक्टिविटीज हैं वो जैसे कि ट्रांसपोर्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम में जो हम फर्दर देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लेसेंटल ट्रांसफर।
तो जो ट्रांसपोर्ट होती है सब्सटेंसेस की बिटवीन मेटरनल एंड फीटल ब्लड, जो बेसिकली दो डायरेक्शन की होती है, यानी फीटल ब्लड से मेटरनल ब्लड में की होती है और मेटरनल से फीटल ब्लड में की होती है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट होती है वो बेसिकली फैसिलिटेट होती है बाय ग्रेड सर्फेस एरिया। ग्रेड सर्फेस एरिया कौन प्रोवाइड करता है? प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्लेसेंटल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन का फंक्शन और कैसे उसके अक्रॉस ट्रांसफर होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट होती है सब्सटेंसेस की वो डायरेक्शन में वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की वजह से होती है, और उसका जो ग्रेटर सरफेस एरिया जो प्रोवाइड करती है, तो उसकी वजह से दोनों डायरेक्शन में फीटल और मैटरनल ब्लड में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, फैसिलिटेटेड होती है, ठीक है। अब जितने भी मटीरियल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, यानी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जितने भी मटीरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो कौन से मैकेनिज्म से होंगे? बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब यहाँ पर फोर मेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का, और जितने भी सारे मटेरियल्स हैं जिन्होंने जो कि क्रॉस द प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट होंगे, वो बेसिकली इनमें से कोई भी, इन चारों में से कोई भी मैकेनिज्म होगा उसको जो है अडॉप्ट करके ट्रांसपोर्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म है। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन है, नेक्स्ट वन इज दी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पिनोसाइटोसिस, ठीक है। हम वन बाय वन इन सबको देखते हैं। सो सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है कि इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो सब्सटेंसेस होती है वो मूव करती है, ठीक है। तो बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है, और इट्स यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंसेस moving from areas of high to lower concentration until equilibrium is established, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंसेस जो होंगे वो थ्रू दिस प्रोसेस, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगे। हम आगे देखेंगे कौन से वो सब्सटेंसेस। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है वो बेसिकली जो ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है जो कि थ्रू इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स होते हैं, यानी कि इसमें आप लोगों को एक ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है जो कि बेसिकली कैरी करेगा सब्सटेंसेस को और उसको मूव करवाएगा, लेकिन इसमें एनर्जी की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। सो इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देयर इज ए ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स अ ट्रांसपोर्टर बट नो एनर्जी। और इनमें क्या होता है कि कैरियर प्रोटीन होती है, सच सिस्टम्स में इन्वॉल्व कैरियर मॉलिक्यूल जो कि टेम्पोरेरी कंबाइन करते हैं जब सब्सटेंसेस के साथ जिन्होंने मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसके बाद उनके साथ कंबाइन करके उन सब्सटेंसेस को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कैरियर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो कि कैरी करेंगे सब्सटेंसेस को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट रिक्वायर्स नो एनर्जी, ठीक है। इसके मुकाबले में एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली इज द पैसेज ऑफ आयन और मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन बट इट रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। तो ये अंडर द जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट के तौर पर जो है ये ट्रांसपोर्ट होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो लास्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस बेटा बेसिकली आप लोगों को ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, इट इज ए फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस। इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आर ब्रॉट इनटू द सेल थ्रू एन इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होंगे वो बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो सेल के अंदर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन सस्पेंशन ऑफ द पार्टिकल्स विद इन ए स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी वेसिकल फॉर्म में जो होंगे ना वो पार्टिकल्स होंगे वो अंदर आएंगे और वो सस्पेंड किए होंगे। अच्छा, तो pinocytosis is a form of endocytosis, basically brings molecules and other substances into the cell। और इसमें क्या होता है कि in which the material being engulfed in a small amount of extracellular fluid के अंदर मटीरियल होता है और उसके अंदर ही engulf होके सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है, और वो जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं। दिस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूजुअली रिजर्व, ये किन मॉलिक्यूल्स के लिए होता है? बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स के होते हैं के लिए होता है, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कि some proteins are transferred very slowly through the placenta by pinocytosis। हम आगे पढ़ेंगे कौन से प्रोटीन्स है जो कि इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो ट्रांसफर्ड होती है, ठीक है। ये तो थे फोर मेन मैकेनिज्म, और आगे हम देखेंगे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि इनमें से इन चारों में से कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ गैसेस। तो ट्रांसफर ऑफ गैसेस जो है वो अक्रॉस द प्लेसेंटा को कैसे होंगी? तो गैसेस कौन कौन सी है हमारे पास? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों की तीनों जो गैसेस हैं ये ट्रांसपोर्ट होंगी अक्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है।
सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो गैसेस होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगी। अब क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई किसी वजह से भी जो है वो इंटरप्ट होती है, ठीक है, और ये बेसिकली अगर इंटरप्शन होगी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की फॉर सेवरल मिनट्स, यानी कुछ मिनट्स के लिए भी अगर ऑक्सीजन इंटरप्शन जो सप्लाई है वो इंटरप्शन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एम्ब्रियो जो होगा वो डेंजर में आ सकता है, उसका सर्वाइवल जो है ना वो मुश्किल में हो सकता है, ठीक है। सो अब प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ्यूजन हो रही है गैसेस की बाय सिंपल डिफ्यूजन। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बेसिकली यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी जो है वो सेम है जैसा कि लंग्स में एफिशिएंसी होती है मेम्ब्रेन की और गैस एक्सचेंज, ठीक है। तो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन और की एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन अप्रोचेस द एफिशिएंसी ऑफ द लंग्स फॉर गैस एक्सचेंज। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की जो हो रही है एक्सचेंज बेसिकली वो डिपेंड करती है अपॉन जो है वो फ्लो लिमिटेड होती है रादर देन डिफ्यूजन लिमिटेड। क्या हम देखते हैं कि बेसिकली जो ऑक्सीजन फीटस को मिलती है कि वो डिपेंड करती है कि कितना ब्लड फ्लो जो है वो अक्रॉस द प्लेसेंटा हो रहा है और मैटरनल साइड से कितना ब्लड फ्लो आ रहा है। जितना ब्लड फ्लो होगा तो उतनी ही ऑक्सीजन जो है वो उसको जो है फीटस को वो प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली डिपेंड कर रहा है, वो लिमिटेड है, डिफिनेट लिमिटेड नहीं है ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन की सप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्लो पे डिपेंड करेगी और उसमें मैनुअल ब्लड फ्लो जो है यूट्राइन ब्लड फ्लो या फिर फीटल ब्लड फ्लो जो है वो दोनों इसमें आ जाते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा कि क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिचिंग द फीटस इज प्राइमरीली फ्लो लिमिटेड, ठीक है, रादर देन डिफ्यूजन लिमिटेड। सो अगर डिक्रीज लेवल होगा ऑक्सीजन का वो किस वजह से हो सकता है कि यूट्राइन ब्लड फ्लो किसी वजह से कम हो गया, कोई मेटर्नल इफेक्ट्स हो गए जिसकी वजह से यूट्राइन ब्लड फ्लो जो होगा वो कम होगा या फिर एम्ब्रियोफिटल ब्लड फ्लो कम होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई जो होगी वो कम मिलेगी फिटस को और फिटल हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन जो मिल रही है फिटस को, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्राइमरीली फ्लो लिमिटेड है रादर देन डिफ्यूजन लिमिटेड। इसके बाद एक और कंडीशन है मेटर्नल रेस्पिरेटरी फेलियर जिसमें निमोनिया वगैरह आ जाता है। इसमें भी जो है और जाहिर इस कंडीशन में बेसिकली मदर को ही ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही, तो इसकी वजह से मदर से जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है वो फिटस को वो भी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई अगर तो मेटरनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा या एम्ब्रियो का फीटल ब्लड फ्लो किसी वजह से कंप्रोमाइज होगा, तो दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि ऑक्सीजन सप्लाई जो होगी वो उसको मिलेगी फिटस को कम मिलेगी और उसकी वजह से फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है। इसके अलावा मेटरनल रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है जिसमें मेटरनल जो है ऑक्सीजन जो है उसकी अपनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस है जिसकी वजह से जो है वो रिडक्शन ऑक्सीजन रिडक्शन जो होगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होगी वो एम्ब्रियो को भी कम मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हमने बात की ट्रांसफर ऑफ गैसेस की। अब जो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पीछे देखे थे, इसके अलावा भी जो है कुछ अदर प्लेसेंटल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं वो हम देख लेते हैं जिसके थ्रू जो है वो सब्सटेंसेस जो है वो मूव करती हैं अक्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, इन द फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो फीटल रेड ब्लड सेल्स हैं वो मेटर्नल सर्कुलेशन में पास कर जाती हैं आफ्टर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। वो बेसिकली किस वजह से होते हैं कि चाइल्ड बर्थ के दौरान प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में कुछ माइक्रोस्कोपिक ब्रेक्स बन जाते हैं, ठीक है। उन ब्रेक्स की वजह से प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में जो है वो पोर्स आ गए या ब्रेक्स आ गए जिसकी वजह से क्या होगा कि फीटल रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो होंगे वो मेटर्नल सर्कुलेशन में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ मेटर्नल रेड ब्लड सेल्स जो है वो भी जो है वो फीटल ब्लड में जो है फीटल सर्कुलेशन में आ सकते हैं इन थ्रू दीज माइक्रोस्कोपिक ब्रेक्स। इसकी वजह से क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स जो होंगे या आगे हम ये जब सेल्स जो है वो पास करते हैं थ्रू दीज माइक्रोस्कोपिक प्लेसेंटल ब्रेक्स, इसकी वजह से कुछ जो है क्रिटिकल कंडीशंस में होती हैं वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। तो बेसिकली इस मेथड के थ्रू जो है वो रेड ब्लड सेल्स दोनों डायरेक्शन में पास कर सकते हैं, आइदर इन द मेटर्नल सर्कुलेशन या फिर जो है वो फीटल सर्कुलेशन में, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मेथड है ट्रांसपोर्ट का, उसमें बेसिकली क्या होता है कि सेल जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को अंडर देयर ओन पावर, ठीक है। ये किस वक्त चाहिए होता है जब अगर कभी कोई इन्फेक्शन, कोई फॉरेन सब्सटेंस जो है वो फीटस के अंदर है या कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेटर्नल वाइट ब्लड सेल्स होंगे जो कि काउंटर एक्ट करेंगे फॉरेन सब्सटेंसेस को, वो जो है वो फोर्सली जो है वो एंटर हो जाएंगे इनटू द फीटल ब्लड्स और बेसिकली काउंटर एक्टिंग फॉरेन सब्सटेंसेस एंड डिजीजेस।
और इसमें बेसिकली कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके खिलाफ ये मेटर्नल ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो एक्ट करते हैं, सेल्स ऑफ ट्रिकोनिमा पैलिडम, और जो कि बेसिकली कॉज करता है सिफिलिस। ठीक है, तो सेकंड मेथड में क्या है कि सेल्स जो होंगे वो क्रॉस करेंगे प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को अंडर देयर ओन पावर, जिसमें हमने मेटर्नल ल्यूकोसाइट्स की बात की इन कंडीशन सच एज सिफिलिस में। ठीक है, जो कि बेसिकली काउंटर एक्ट करेगा फॉरेन सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट वन जो है थर्ड मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है थ्रू प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या होता है कि सम बैक्टीरिया या फिर कुछ अदर पैरासाइट्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो प्लेसेंटा को जो है वो इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ये बेसिकली प्लेसेंटा को इफेक्ट करते हैं। उसकी वजह से प्लेसेंटल जो है वो लीजन्स डेवलप हो जाती है, प्लेसेंटा के अंदर डिफेक्ट्स हो जाती हैं, और बेसिकली उन लीजन्स और डिफेक्ट्स की वजह से ये जो सब्सटेंसेस है ये क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो ये तीन मैकेनिज्म है अदर देन जो हमने पीछे पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि प्लेसेंटल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के अंदर माइक्रोस्कोपिक ब्रेक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिटल ब्लड सेल्स होंगे वो प्लेसेंटल मेटर्नल सर्कुलेशन में आएंगे, या फिर मेटर्नल सर्कुलेशन से ही जो मेटर्नल रेड ब्लड सेल्स होंगे वो फिटल सर्कुलेशन में आ सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या होगा कि मेटर्नल ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो फोर्सली एंटर हो जाएंगे इनटू द फिटल ब्लड। किस वजह से कि अगर कोई कंडीशन होती है, डिजीज होती है जैसे कि सिफिलिस, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए। ठीक है, और थर्ड मेथड क्या है जिसमें बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे उसको इफेक्ट करेंगे प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को, उसके अंदर लीजन्स डेवलप होंगी जिसकी वजह से वो पास कर जाएंगे थ्रू दिस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस जो है वो किस तरह ट्रांसफर होते हैं। अब न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस होते हैं वो बेसिकली बल्क की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मदर टू द फीटस। ठीक है, सो अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले वाटर, वाटर जो होता है वो रैपिडली एक्सचेंज होता है थ्रू सिंपल डिफिजन, और वाटर जैसे जैसे प्रेगनेंसी इंक्रीज होती है वाटर जो होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में जो होते हैं वो फीटस को रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो वाटर इज रैपिडली एक्सचेंज बाय सिंपल डिफिजन एंड इंक्रीजिंग अमाउंट्स एज प्रेगनेंसी एडवांसेस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो एक तो मदर में भी प्रोड्यूस होता है और दूसरा प्लेसेंटा में। ठीक है, तो ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय द मदर एंड प्लेसेंटा ये ट्रांसफर होता है टू द फीटस को बाय फैसिलिटेटेड या फिर एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू। और ये बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होगा तो वो कौन सा कैरियर है जो कि इसको मीडिएट करेगा, मीडिएटेड प्राइमरीली बाय ग्लूट वन बेसिकली क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वन। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वन जो है ये बेसिकली ग्लूकोज को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम मदर टू द फीटस, और ये एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज कैरियर होता है और बेसिकली ये जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को फ्रॉम मदर टू फीटस। ठीक है, और ये थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कैरियर रिक्वायर होगा जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा सब्सटेंसेस। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं लिपिड्स वगैरह के मेटाबॉलिक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये सारे ट्रांसफर्ड होते हैं और थ्रू प्लेसेंटा टू द फीटस। इसके अलावा ऑल्दो देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में होते हैं, और इन फ्री फैटी एसिड्स में जो ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द प्लेसेंटा उनमें लॉन्ग चेन पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिन द फ्री फैटी एसिड्स ट्रांसपोर्टेड इन हाईएस्ट अमाउंट। सो न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस में हमने पढ़ा कि बल्क में ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। सबसे पहले वाटर जो होगा वो रैपिडली ट्रांसपोर्ट होगा, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करेगी उतना ही ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होगी, और ये थ्रू सिंपल डिफ्यूजन होगा। नेक्स्ट वन ग्लूकोज जो होगी वो थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय कैरियर जो कि ग्लूट वन है, जो कि जिसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वन भी कहते हैं, उसके थ्रू जो होगा वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा। इसके अलावा लिपिड्स वगैरह जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अक्रॉस द प्लेसेंटा। इसके अलावा फ्री फैटी एसिड्स जो हैं इसमें वो रिलेटिवली इनके मुकाबले में स्मॉल अमाउंट में ट्रांसफर होते हैं, और उनमें से भी जो ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफर होंगे वो जो होंगे उसमें लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो बेटा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी इनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए, और ये बेसिकली एसेंशियल है फॉर फिटल ग्रोथ।
और अमाइनो एसिड्स की क्वांटिटी जो होती है वो प्लाज्मा जो एम्ब्रियो का प्लाज्मा में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मदर, तो इसी वजह से ये जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे टू द फीटस, क्योंकि ये एसेंशियल है फॉर फीटल ग्रोथ के लिए। इसके इसी तरीके से विटामिन को अगर आप लोग देखें वो भी एसेंशियल है फॉर देयर नॉर्मल डेवलपमेंट। तो विटामिन में दो तरह के आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं और एक फैट सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो तो क्विकली प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस कर लेंगे एज कम्पेयर टू द फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हमने देख ली। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं फ्रीली एक्सचेंज होते हैं अक्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज में होते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट का जो रेट है उसके ऊपर। सो इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम क्लोराइड पोटाशियम ये सारे आयंस वगैरह आ जाते हैं, तो ये अक्रॉस द प्लेसेंटा फ्रीली एक्सचेंज होते हैं और बेसिकली ईच टाइप जो होगी वो डिपेंड्स करेगी एट इट्स ओन रेट पे। ठीक है, इसके अलावा अगर मदर किसी भी कोई भी कंडीशन है या वैसे किसी वजह से आईवी फ्लूइड्स वगैरह या इलेक्ट्रोलाइट्स उसको रिसीव करती है, तो उसकी ये भी जो है ये पास करेंगे फीटस में, और उसकी वजह से भी जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का स्टेटस है फीटस का वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो मदर इन्फ्लुएंस होगी इलेक्ट्रोलाइट्स की या फिर आईवी फ्लूइड्स की, वो भी इफेक्ट करेगी फीटस के इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को इफेक्ट करेगी। अब ये हम एक समरी देख लेते हैं कि मैटरनल टू इन्फेंट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लेसेंटा जो अब तक हमने पढ़ी है। तो मैकेनिज्म्स क्या क्या है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, फैटी एसिड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, ये सारे के सारे पैसिव डिफिनियन के थ्रू यानी कि सिंपल डिफिनियन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन ग्लूकोज हम लोगों ने पढ़ा था थ्रू कैरियर जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 था उसके थ्रू जो है बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसका मैकेनिज्म क्या हो गया, फैसिलिटेटेड डिफिनियन। नेक्स्ट वन अमाइनो एसिड्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सारे के सारे जो होंगे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद ग्लोब्युलेंस, प्रोटीन्स का हम लोगों ने जिक्र किया था। फॉस्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स जो होंगे हम लोगों ने पढ़ा था कि लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे वो बेसिकली थ्रू द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो स्लोली जो होते हैं क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा को बाय दिस मेथड, उसमें ये ग्लोबुलिन्स आ रही हैं, फॉस्फोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन्स आ रही है। इसके अलावा बल्क फ्लो में कौन सी चीजें जाती हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि फ्रीली एक्सचेंज होती हैं बिटवीन थ्रू द प्लेसेंटा, बल्क फ्लो में होती है। ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन हाइड्रोस्टेटिक या फिर ऑस्मोटिक फोर्सेस की वजह से इनका जो फ्लो होगा वो बल्क में होगा। ठीक है, ये एक आप लोगों की क्विक रिकॉल के लिए कि कौन से सब्सटेंसेस जो है वो कौन सी जो है मेथड के थ्रू जो है वो क्रॉस करेगा। नेक्स्ट बेटा हम हार्मोन सीखते हैं। हार्मोन्स में हमारे पास प्रोटीन हार्मोन्स आते हैं जिसमें इंसुलिन है या फिर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। ये सिग्निफिकेंट अमाउंट्स में जो है वो फिटस को ट्रांसफर नहीं होते। इनमें जो है जो ट्रांसफर होते हैं वो थायरॉक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन है जिसको हम T3 भी कहते हैं। बेसिकली थायराइड हार्मोन्स है, ये जो है ये स्लोली ट्रांसफर होते हैं। बाकी जो है इंसुलिन और पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है ये सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में जो है एम्ब्रियो को नहीं ट्रांसफर होती है। इसके अलावा अनकॉन्जुगेटेड स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ये इनके मुकाबले में प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को जो है वो फ्रीली क्रॉस कर जाएंगे। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन एंड अदर सिंथेटिक प्रोजेस्टिन्स, ठीक है, ये क्रॉस करेंगे प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को और इनकी वजह से बेसिकली क्या होगा, मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ फीमेल फेटसेस। ठीक है, तो मैस्कुलिनाइजेशन बेसिकली क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन और जब अदर सिंथेटिक प्रोजेस्टिन्स जो होंगे वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ फीमेल फेटसेस होगा। वो बेसिकली क्या है, मैस्कुलिनाइजेशन मींस abnormal development of male sexual characteristics in a female। ठीक है, यानी फीमेल के अंदर एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी है मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ कोई हार्मोन थेरेपी होगी या फिर एड्रीनल मैल फंक्शन की वजह से ये जो होता है ये कॉज होता है। और इसमें बेसिकली होता है क्या है कि इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन द सेक्स हार्मोन्स। और इसके अलावा कोई और भी अंडरलाइन कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ये मैस्कुलिनाइजेशन हो सकती है, जिसमें एड्रीनल कैंसर वगैरह हो सकती है, जिसमें इंक्रीज ग्रोथ होगी सेल्स की, इंक्रीज प्रोडक्शन होगी हार्मोन्स की, इसकी वजह से भी ये मैस्कुलिनाइजेशन हो सकती है। तो बेसिकली मैस्कुलिनाइजेशन मींस के डेवलपमेंट ऑफ मेल
abnormal development of male sexual characteristics in a female, ठीक है, तो ये इनकी वजह से हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे मैटरनल एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स को। सो मैटरनल एंटीबॉडीज जो है अब फिटस जो है हमारे पास उसमें वो जो है सिर्फ स्मॉल अमाउंट्स में जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उस वक्त जो है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इमेच्योर है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप होती है द फिटस बाय जो मदर की तरफ से जो है ना वो आईजीजी एंटीबॉडीज होंगी, मैटरनल एंटीबॉडीज, जिसमें आईजीजी एंटीबॉडीज हम लोगों ने पढ़ी थी जो कि ट्रांसफर होती है अक्रॉस प्लेसेंटा। तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होकर फीटल ब्लड पे आएंगे और उसकी वजह से पैसिव इम्यूनिटी जो होगी वो डेवलप हो जाएगी इन द फिटस में, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली द पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है, एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी बेसिकली एक्टिव होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी एंटीबॉडीज जो होते हैं वो खुद बनाता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो ट्रांसफर्ड होती हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फीटस है उसमें वो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इमेच्योर है, वो सिर्फ स्मॉल अमाउंट्स में एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैटरनल एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है फीटल ब्लड पे आती हैं और उसमें पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप करती हैं। तो कौन सी बॉडी एंटीबॉडीज हैं जो क्रॉस करती हैं प्लेसेंटा को? उसमें आईजीजी गैमा ग्लोबुलिन्स होती हैं जो कि रेडिली ट्रांसपोर्टेड होती हैं टू द फीटस बाय ट्रांससाइटोसिस, ठीक है। आईजीजी गैमा ग्लोबुलिन्स जो होंगे हम लोगों ने पहले पढ़ा था फ्रीली ट्रांसपोर्ट होगी फीटस को, और ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होगी? बाय ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस बेटा बेसिकली एक सेलुलर ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट है, टाइप ऑफ ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट जिसमें वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटीरियर ऑफ द सेल, ठीक है। तो बेसिकली दिस आईजीजी गैमा ग्लोबुलिन्स होती हैं वो फिटल ब्लड में थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांससाइटोसिस होती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा कि ये मैटरनल एंटीबॉडीज जो थी वो फिटल ब्लड पे जाएंगी, पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेंगे, मैटरनल एंटीबॉडीज जो होंगी वो डेवलप करेंगे फिटल इम्यूनिटी टू सम डिजीजेस। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं फिटल ब्लड पे गई हैं, ये कुछ डिजीजेस के खिलाफ जो है वो जो है इम्यूनिटी फिटल्स की डेवलप करेंगे। उनमें कौन कौन सी है? डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ये सारी डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी जो होगी वो फिटस में डेवलप हो जाएगी। लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जिसमें जो जिसके लिए वो इम्यूनिटी एक्वायर नहीं करेगा, उसमें पर्टूसिस आता है जिसको हम whooping कफ भी कहते हैं। इसके अलावा वेरिसेला विच इज नोन एज चिकन पॉक्स, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट जो होगी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, लेकिन स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और डिप्थीरिया के अगेंस्ट जो होगी वो इम्यूनिटी जो है वो फिटस में डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और मैटरनल प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफेरेंट। ट्रांसफेरेंट बेसिकली जो होती है वो आयरन बाइंडिंग प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ठीक है। ट्रांसफेरेंट क्या होती है? आयरन बेसिकली प्रोटीन होती है जो कि बाइंड करती है आयरन को। सो मेटर्नल प्रोटीन ट्रांसफेरेंट जो होती है वो भी क्रॉस करती है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को, और बेसिकली आयरन बॉन्डिंग प्रोटीन है। तो क्या फंक्शन इसका? ये कैरी करेगी आयरन टू द एम्ब्रियो फिटस। अब प्लेसेंटल जो सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत सारे हमारे पास स्पेशल रिसेप्टर्स होती हैं इस प्रोटीन के लिए। प्रोटीन जो होती है आयरन को बाइंड करती है, रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होती है और आयरन को ट्रांसफर करती है थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द फीटल ब्लड, ठीक है। सो बेसिकली maternal protein transferrin which is a iron binding blood plasma glycoprotein also crosses the placental membrane and carries the iron to the embryo, or placental membrane has special receptors for this iron binding protein. नेक्स्ट एंटीबॉडीज की हम बात कर रहे हैं तो हम एक और इम्पोर्टेंट कंडीशंस की बात करते हैं विच इज हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि अब जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़े थे कि अदर एक और मैकेनिज्म पढ़े थे हमने ट्रांसपोर्ट के, इसके अलावा हम लोगों ने अदर मैकेनिज्म्स पढ़े थे जिसमें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के अंदर ब्रेक्स आ रही थी किसी भी वजह से, तो उसके थ्रू क्या क्या चीजें पास हो रही। तो बेसिकली आप उस चीज को याद करो कि हमने कहा था कि स्मॉल अमाउंट्स जो होंगे फीटल ब्लड के में पास टू द मैटरनल ब्लड थ्रू माइक्रोस्कोपिक ब्रेक्स इन द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में माइक्रोस्कोपिक ब्रेक्स हो सकते हैं किसी भी वजह से, जैसे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हो रही थी उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो फिटल ब्लड जो है वो मैटरनल ब्लड में और मैटरनल ब्लड जो था वो फिटल ब्लड में थ्रू दीज ब्रेक्स
इन द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन जो है वो कैन कॉज, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर फीटस जो होगा वो RH पॉजिटिव होगा एंड मदर विल RH नेगेटिव, तो क्या होगा कि फीटल ब्लड सेल्स में स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द मदर। एंटी RH एंटीबॉडीज बनेगी, दीज एंटीबॉडीज पास टू द फीटल ब्लड और उसकी वजह से हिमोलिसिस होगी, डिस्ट्रक्शन होगी फीटल RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स की और दिस विल लीड टू जॉन्डिस एंड एनीमिया इन द फीटस, ठीक है। अच्छा, अब ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या फिर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूनेट या फिर फीटस बेसिकली होती क्या है? ये बेटा, व्हाट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस? इट इज ए हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न that occurs when the immune system of an RH negative mother, RH negative mother होगी, उसका immune system जो होगा वो produce करेगा antibodies to an antigen in the blood of an RH positive fetus, ठीक है, which cross the placenta and destroy fetal erythrocytes, RBCs को destroy करेगी और उसकी वजह से क्या होगा कि डिस्ट्रक्शन होगी रेड ब्लड सेल्स की, अनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि RH फैक्टर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो RH फैक्टर जो होती है बेसिकली ये एक ब्लड प्रोटीन होती है जिसका बहुत अहम क्रिटिकल रोल होता है प्रेगनेंसीज में। अब क्या होता है कि जिन लोगों में ये RH फैक्टर जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, उनको हम कहेंगे दे विल बी RH पॉजिटिव, ठीक है। RH पॉजिटिव हम उन लोगों को कह रहे हैं जिनके अंदर ये RH फैक्टर जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से RH फैक्टर जो होगा जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा उनको हम कहेंगे दे आर RH नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर मदर जो होगी वो RH नेगेटिव होगी, यानी कि उसके अंदर RH फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है और उसका जो फीटस होगा वो RH पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी उसके अंदर प्रोटीन है, RH फैक्टर प्रेजेंट है, वो एज ए एंटीजन काम करेगी और वो जब वो थ्रू दीज प्लेसेंटल डिफेक्ट्स मदर के ब्लड में जब ये फीटल रेड ब्लड सेल्स जाएंगे तो वो एज ए फॉरेन सब्सटेंस के तौर पर एक्ट करेंगे, ठीक है। फॉरेन सब्सटेंस के तौर पर एक्ट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैटरनल इम्यून सिस्टम होगा वो फीटल जो ब्लड है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि अब मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हुआ कि RBCs फ्रॉम द बेबी can cross into the mother's blood through these small microscopic placental membrane defects. So, if the mother is RH negative, her immune system treats RH positive fetal cells as a foreign substance, ठीक है। मदर RH नेगेटिव होगी, उसका इम्यून सिस्टम फीटल सेल्स जो RH पॉजिटिव फीटल सेल्स हैं उनको फॉरेन सब्सटेंस के तौर पर लेगा। सो उनके खिलाफ मदर का इम्यून सिस्टम जो होगा वो वर्क करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और बेसिकली वो डिस्ट्रॉय कर देगा बेबीज की जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एक तो मैटरनल ब्लड में जो फीटल के आरबीसीज गए थे उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अलावा मैटरनल ब्लड में हम लोगों ने कहा था मैटरनल आरबीसीज जो होंगे वो भी थ्रू दिस माइक्रोस्कोपिक ब्रेक्स के थ्रू प्लेसेंटा से फीटल ब्लड में आ जाएंगे, तो ठीक है। तो जब फीटल ब्लड से एंटीबॉडीज जो होंगी जो कि प्रोड्यूस हुई है अगेंस्ट मैटरनल ब्लड से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है अगेंस्ट द फीटल सेल्स वो क्रॉस करेंगी, फीटल ब्लड में आएंगे और उसमें रैपिड डिस्ट्रक्शन जो होगी वो फीटल रेड ब्लड सेल्स की हो जाएगी जिसकी वजह से एनीमिया और जॉन्डिस कॉज होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि सम फीटसेस विद हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूनेट या फिर फीटल एरिथ्रोब्लास्टोसिस जिसको हमने कहा है, उसके जब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो बेसिकली फेल टू मेक अ सेटिस्फैक्टरी इंट्रायूट्राइन एडजस्टमेंट, जिसकी वजह से दे में डाई अनलेस डिलीवर्ड अर्ली, या तो डिलीवर्ड अर्ली हो जाए नहीं तो उनकी डेथ भी हो सकती है, या फिर उनको आप आईवी या फिर इंट्रापेरिटोनियल या फिर इंट्रावीनस इंट्रायूट्राइन इंट्रापेरिटोनियल या फिर इंट्रावीनस ट्रांसफ्यूजन जो होंगे पैक्ड RH नेगेटिव ब्लड सेल्स देंगे अंटिल आफ्टर बर्थ, ठीक है। बर्थ तक जो है वो आप उसको RH नेगेटिव रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो थ्रू आईवी ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। इंट्रायूट्राइन
जो कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस जब हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि इस कंडीशन में हम थ्रू दिस फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो हम पैक्ड रेटिकुलर सेल्स होते हैं वो फीटस को देते हैं अंटिल बर्थ। अब ये बेसिकली जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी इस तरह वो उसको इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर सेकंड प्रेगनेंसी होगी विद RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस तो उसमें ये बेसिकली जो है मेजर जो है ये सारी जो है इफेक्ट्स जो है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब hemolytic disease of the neonate due to RH incompatibility is relatively uncommon। अब ये अनकॉमन क्यों है, क्योंकि अब जो है ऐसी कंडीशंस में जो मदर RH नेगेटिव होती है उनको हम पहले ही RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स RHD इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो मदर को दे देते हैं, जिसकी वजह से वो बेसिकली प्रिवेंट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजीज इन द फीटस। ठीक है, तो इस वजह से ये अनकॉमन है, लेकिन फिर भी fetal anemia and consequent hyperbilirubinemia due to blood group incompatibility, इस सारे प्रोसेस को हम ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी करें कि दोनों का ब्लड ग्रुप जो हो रहा है वो इनकम्पेटिबल है। ठीक है, मदर और फीटस का ये हो सकती है नेस्टिल अगर दो दे आर ड्यू टू डिफरेंसेस इन अदर माइनर ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। इसके अलावा अदर माइनर ब्लड ग्रुप एंटीजेंस में भी डिफरेंसेस को होकर फिटल एनीमिया और हाइपरबिलिरुबिnemia जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो बेटा ये तो था हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है वो जो मैंने आप लोगों को बताया है, होता कैसे है, क्या इसके पीछे रीजंस हैं और उसकी वजह से फीटस को क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाया हुआ है। दिस वन इज द मैटरनल सर्कुलेशन, दिस वन इज द फीटस। RH नेगेटिव मदर होगी, RH पॉजिटिव फीटस होगा। क्या होगा, RH fetal red blood cells होंगे वो पास करेंगे into the maternal circulation। maternal RH negative red blood cells हैं, तो इनके खिलाफ क्या होगा कि maternal circulation में this one यहाँ पर ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, maternal circulation में maternal RH जो है नेगेटिव रेड ब्लड सेल्स होंगे वो एंटी RH एंटीबॉडीज बनाएंगी इनके खिलाफ, और ये एंटी RH एंटीबॉडीज जो होंगी वो बेसिकली जो इधर फीटस से रेड ब्लड सेल्स आए थे उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अलावा ये एंटीबॉडीज होंगी वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी अक्रॉस द प्लेसेंटा और फीटल ब्लड में आएंगी और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करेंगी फीटल रेड ब्लड सेल्स की, और उसकी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होगी उसको कॉज करेंगे। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म इस डायग्राम में भी आप लोगों को जस्ट फॉर योर रिकॉल और आसानी के लिए आप लोगों को इसमें समझाया गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब हम बात करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स की। यूरिया formed in the liver and uric acid pass through the placental membrane by simple diffusion। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स में यूरिया और यूरिक एसिड जो होंगे वो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन पास होंगे थ्रू द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। इसके अलावा कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो कि लिवर में कंजुगेट होती है बाय एंजाइम होता है ग्लूकोरिनाइल ट्रांसफरेज, उसके थ्रू फैट सॉल्युबल होती है जो इजीली ट्रांसपोर्ट होती है बाय प्लेसेंटा फॉर रैपिड क्लियरेंस। उसके बाद ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स एंड ड्रग मेटाबोलाइट्स, इसमें ड्रग जो भी मदद लेगी, ठीक है, वो फीटस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। या तो किस तरीके से कर सकती है, डायरेक्टली बाय इंटरफेयरिंग विद मैटरनल या फिर प्लेसेंटल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कोई भी ड्रग जो मदर लेगी उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से इफेक्ट करेगी बाय अफेक्टिंग देयर मैटरनल बाय अफेक्टिंग मैटरनल या फिर प्लेसेंटल मेटाबॉलिज्म। अब क्या होता है कि जो जितनी अमाउंट में ड्रग या फिर मेटाबोलाइट जो है वो प्लेसेंटा में आ रहा है, ठीक है, वो बेसिकली मैटरनल ब्लड लेवल जो होगा वो कंट्रोल करेगा ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, ब्लड फ्लो पे डिपेंड करेगा और मैटरनल ब्लड लेवल जो होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी अमाउंट में ब्लड और ड्रग और मेटाबोलाइट जो है वो प्लेसेंटा में के थ्रू जो है वो फीटस में चला है। अब ड्रग्स जो है और ड्रग मेटाबोलाइट्स जो है वो किसके थ्रू जो है कौन से मैकेनिज्म के थ्रू क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, और इनमें से कुछ ड्रग्स जो है एक्सेप्शन फॉर कुछ फॉर सम ड्रग्स जिनमें अमाइनो एसिड्स हैं या फिर जो कि ऐसी ड्रग्स जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है टू द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स की हमने पीछे बात की थी, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द प्लेसेंटा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सो मोस्टली ड्रग्स और ड्रग्स मेटाबोलाइट्स जो होंगे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे एक्सेप्ट फॉर दोज विद स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी टू अमाइनो एसिड्स सच एज, जिसमें कौन सी ड्रग्स आ जाती है, मिथाइल डोपा एंड एंटी एंड सम एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू है।
अब क्या होता है कि जो डेवलपमेंटल आउटकम्स ऑफ ह्यूमन इन यूट्रो एक्सपोजर टू ओपियोइड्स, अब ओपियोइड्स जो हैं जो मदर लेती हैं उसका क्या इफेक्ट होगा यूट्रस इन यूट्रो ह्यूमन इन यूट्रो पे के ये बेसिकली कुछ एनिमल स्टडीज में डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है कि इसमें कुछ सोमैटिक चेंजेस आती हैं जिसमें एड्रिनल फंक्शन जो होते हैं उसमें इम्पेयर्ड होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म स्पेशल मेमोरी इम्पेयरमेंट होती है रिलेटेड टू मतलब इन्वायरमेंट, आपके सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड जो मेमोरी है। इसके अलावा ऑल्ट्रेशन टू एंडोजिनस ओपिएट सिस्टम दैट एनहांस एडिक्शन रेस्ट, ठीक है। एंडोजिनस ओपिएट सिस्टम जो है वो भी ऑल्टर हो सकता है और उसकी वजह से एडिक्शन का रिस्क जो है वो इंक्रीज होता है। ये बेसिकली ओपियोइड्स की जो है वो आउटकम्स जो हैं वो डेवलपमेंटल आउटकम्स जो है वो बेसिकली शो किए हुए हैं। अब कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो मेजर बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करती हैं जिसमें फेटल ड्रग एडिक्शन जो होती है वो में अगर आफ्टर मेटर्नल यूज ऑफ ड्रग्स सच एज हीरोइन और फेटल ड्रग एडिक्शन भी हो सकती है। जैसे कि मदर जो है वो ये यूज़ करती है और इसमें 55 to 90% ऑफ द न्यूनेट्स जो होते हैं इन दीज मदर के जो कि ये दीज ड्रग्स यूज़ करती हैं हेरोइन वगैरह, तो उसमें 55 to 90% न्यूनेट्स इन मदर्स के उनमें न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम डेवलप होता है, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, ये होता है क्या है कि इसमें बेसिकली एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि न्यूबॉर्न में होती हैं और उन न्यूबॉर्न में जो कि एक्सपोज होते हैं टू एडिक्टिव ओपिएट ड्रग्स वाइल इन द मदर्स वॉर्म, ठीक है। जब मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर जो होगी वो ओपियोइड ड्रग्स लेगी तो उसका इफेक्ट जो होगा fetus पे होगा एज ए न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। इसमें ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे और न्यूबॉर्न को होंगे और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ट्रेमर्स हो सकते हैं न्यूबॉर्न को, सीजर्स हो सकते हैं, इसके अलावा इरिटेबिलिटी हो सकती है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं यानी विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं आपको जो है वो फीटस में न्यू बॉर्न में भी जो है वो आप लोगों को विजिबल होंगे, ठीक है। और इसको हम न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम कहते हैं या फिर विड्रॉल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अलावा लेबर के दौरान यानी ड्यूरिंग डिलीवरी मोस्ट ड्रग्स जो होती हैं जब मैनेजमेंट कर रहे होती हैं लेबर को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो भी क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को और फिटर ब्लड में पहुंच जाती है, ठीक है। इसकी वजह से अगर तो वो अगर आप हाई डोज में दिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ तो उसकी हाई डोज की वजह से वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकती है न्यूनेट में, फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है और बहुत सारी जो है वो कॉजेज हो सकती हैं, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ लेबर अगर आप लोग जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं अगर उनकी डोजेज हाई हो जाती है तो वो भी किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करती है फीटस को बिकॉज दे रेडिली क्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेडेटिव्स और एनाल्जेसिक्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं फीटस को टू सम डिग्री, ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स की, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो कि मदर को देते हैं ड्यूरिंग ऑब्स्टेट्रिक्स प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर्स में जैसे सी एस एल एस सी एस हो गया या उस तरह के और प्रोसीजर्स जो है वो बेसिकली क्रॉस कर जाएंगे प्लेसेंटा को इन ओनली स्मॉल अमाउंट्स में जो है वो क्रॉस करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स ये भी क्रॉस करते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को और इनकी वजह से बेसिकली फिटल ब्रीदिंग इफेक्ट हो सकती है अगर आप जो है वो जोड़ें एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ देंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने ड्रग्स में क्या पढ़ा कि ड्रग्स जो होंगे वो डिपेंड करती हैं कि ब्लड फ्लो जो है वो कितना मदर का जो है वो अक्रॉस द प्लेसेंटा उस पर डिपेंड करती है ड्रग जो है वो अफेक्ट करिए फीटस को कि नहीं, ठीक है। अब मोस्टली ड्रग्स जो होंगे वो थ्रू सिंपल डिफिनेशन जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगे, लेकिन कुछ ड्रग्स होंगे जिनका स्ट्रक्चर रिलेटेड सिमिलर टू द अमाइनो एसिड्स हैं वो थ्रू एक्टिव जो है वो डिफिनेशन के थ्रू होती है, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स होती हैं वो अफेक्ट करती हैं फीटस को इन यूट्रस, वो बेसिकली ओपियोइड्स एडिक्टेड जो मदर होती हैं उनमें उनकी वजह से क्या होता है कि 55 to 90% ऑफ न्यूनेट्स जिनके मदर्स होती हैं ओपियोइड्स वगैरह ले रही होती हैं तो उनमें न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम या फिर विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप हो जाता है जिसमें क्या होता है कि आफ्टर जो न्यूनेट होगा उसको उसके अंदर ट्रैमर्स, इरिटेबिलिटी या स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं
इसके अलावा बेटा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के दौरान जब आप कोई जो है वो ड्रग्स दे रहे हो तो उसकी डोजेज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तो उसकी हाई डोजेस हैं तो उसकी वजह से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन जो होगा नियोनेट का वो कॉज हो सकता है। इसके अलावा सेडेटिव्स और एनाल्जेसिक्स जो है वो भी उस टाइम पे इफेक्ट कर सकते हैं टू सम डिग्री। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो आप ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर्स में देखेंगे वो भी क्रॉस करेंगे प्लेसेंटा को। इसके अलावा इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स जो होंगे वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और इफेक्ट करेंगे फिटल ब्रीदिंग इफ गिवन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स की जिसमें वायरसेस आ जाते हैं वेरियस, जिसमें साइटोमेगैलो वायरस, रूबेला वायरस एंड वायरसेस एसोसिएटेड विद वेरियोला यानी वेरिसेला, चिकन पॉक्स जो हमने पढ़ा था, मीजल्स, हॉर्पिस, पोलियो, ये सारे के सारे जो हैं वो पास कर सकते हैं थ्रू द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन और फीटल इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ केसेस जो होते हैं जिसमें जैसे कि रूबेला वायरस इन्फेक्शन होते हैं वो स्फीयर बर्ड टिकट्स जो होते हैं वो कॉज करते हैं, जिसमें कैटरेक्ट हो सकता है। कैटरेक्ट बेसिकली क्या होता है कि उसमें लेंस की बेसिकली प्रॉब्लम होती है, क्लाउडिंग हो जाती है लेंस ऑफ आई की, और जिसकी वजह से जो होती है बेसिकली विजन को इफेक्ट करता है, डिक्रीज विजन हो जाती है। ठीक है, तो कुछ केसेस में जैसे कि रूबेला वायरस इन्फेक्शन है वो सिवियर बर्ड डिफेक्ट्स कॉज करते हैं जैसा कि कैटरेक्ट्स। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रिकोनीमा पैलिडम है वो सिफिलिस कॉज करेगा, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और बेसिकली ये जो है प्रोड्यूस करेंगे डिस्ट्रक्टिव चेंजेस इन द ब्रेन एंड आईज ऑफ द फीटस। ठीक है, ये सारे के सारे इन्फेक्शन एजेंट्स जो है अगर ये कॉज करेंगे प्लेसेंटा को तो इनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बेसिकली क्रॉस कैसे करते हैं, क्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, और उसकी वजह से सिवियर बर्ड डिफेक्ट्स या फिर डेथ ऑफ द एम्ब्रियो जो है वो फीटस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने पढ़ा था कि अगर फीटल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में के प्लेसेंटल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होंगे या फिर ये ऑर्गेनिज्म जो है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेंगे, उनमें लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे और उसके थ्रू जो है ये ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट द अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटल एंडोक्राइन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। जैसे बेटा बेसिकली जो सिंथेसिस थे प्लेसेंटा के वो सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स। अब प्रोटीन हार्मोन जो कि सिंथेसाइज होंगे प्लेसेंटा से उसमें कौन कौन से हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG. Others hormones included human chorionic somatomotropin, which is also known as human placental lactogen, human chorionic thyrotropin और human chorionic corticotropin। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीन हार्मोन्स में आते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज दी HCG। HCG जो होती है वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है और सिमिलर टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के सिमिलर होती है, और ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो है HCG सिक्रीट करती हैं इनिशियली ड्यूरिंग द सेकंड वीक। ठीक है, सो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो है सेकंड वीक में सबसे पहले जो है वो एसीजी सिक्रीट करेंगे। एसीजी का फंक्शन क्या है कि बेसिकली मेंटेन करती है कॉर्पस ल्यूटियम को, और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो उसको मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होगा, और डिजनरेशन ना होने की वजह से बेसिकली वो प्रिवेंट कर रहे होते हैं ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को। ठीक है, तो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है एसीजी। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन होती है एसीजी की इन मैटरनल ब्लड और यूरिन कब पीक पे होती है, हम लोगों ने कहा कि ये स्टार्ट होती है सिक्रीशन ड्यूरिंग द सेकंड वीक, और ये पीक पे कब जाएगी, मैटरनल ब्लड और यूरिन दोनों में इंक्रीजेस टू मैक्सिमम बाय द 8th वीक। 8th वीक तक ये इंक्रीज होगी और उसके बाद जो होगी ये डिक्लाइन होगी। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करें तो स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे पास जो हैं वो सिंथेसाइज्ड बाय द प्लेसेंटा आर प्रोजेस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो बेसिकली कैन बी फाउंड इन प्लेसेंटा एट ऑल स्टेजेस ऑफ गेस्टेशन। प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो होगा वो प्लेसेंटा से जो होगा वो रिलीज होगा। बेसिकली प्रोजेस्टेरोन जो होगा इसका क्या फंक्शन है कि मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, सो प्रोजेस्टेरोन कैन बी फाउंड इन द प्लेसेंटा एट ऑल स्टेजेस ऑफ गेस्टेशन, indicating that progesterone is essential for maintenance of pregnancy। इसके अलावा प्लेसेंटा फॉर्म्स प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम मैटरनल कोलेस्ट्रॉल या फिर प्रेग्नेंट से भी फॉर्म करता है। अब अगर क्या होता है कि अगर किसी भी वजह से जो ओवरीज है प्रेग्नेंट वुमेन की वो रिमूव करनी पड़े तो क्या होगा कि
after the first trimester. सो इसमें इसकी वजह से क्या होगा कि फीटस को इफेक्ट नहीं होगा, यानी अबॉर्शन वगैरह के चांसेस नहीं होंगे आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर किसी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन की ओवरीज जो होंगी वो रिमूव करनी पड़े, तो क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है जो प्रोजेस्टेरोन जो था वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्लेसेंटा कैन टेक ओवर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। सो कोई भी कंडीशन, किसी भी कंडीशन की वजह से अगर ओवरीज जो है प्रेग्नेंट वुमेन की रिमूव करनी पड़े आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो वो रिमूव हो सकती है विदाउट अफेक्टिंग द फीटस, यानी विदाउट कॉजिंग अबॉर्शन। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन की रिलीज है वो बेसिकली डिपेंड करती है ऑन प्लेसेंटा रादर देन द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रोजन है, स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग हार्मोन में एस्ट्रोजन जो होते हैं वो भी लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होते हैं बाय सिंथेटिक ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट, एक और फंक्शन जो है थोड़ा थोड़ा हम इसको देखेंगे। प्लेसेंटा जो होगा वो एक एज एन एलोग्राफ्ट, इसके अलावा हाईली इन्वेसिव ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। एलोग्राफ्ट क्या होता है? बेसिकली अ ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेड बिटवीन जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स विद रिस्पेक्ट टू द मदर। ठीक है, सेम स्पीशीज होंगे इंडिविजुअल्स, लेकिन जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होंगे। तो बेसिकली प्लेसेंटा का एक फंक्शन ये है कि ये एज एन एलोग्राफ्ट के तौर पर काम करता है। इसके अलावा हाईली इन्वेसिव ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर के तौर पर भी होता है कि ये इन्वेड्स करता है यूट्रस को। और जब हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि सिंसेचियल ट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो इन्वेड करते हैं मैटरनल स्ट्रोमा को, इसके अलावा इन्वेड करते हैं मैटरनल ब्लड्स को। तो अनकंट्रोल्ड इन्वेजन अगर किसी वजह से होगी तो वो बेसिकली अफेक्ट करेगी और उसकी वजह से सर्टेन कंडीशंस होती हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों दोनों चीज़ों को बेसिकली जो है वो कंट्रोल कौन करता है? deciduous deciduous जो होता है, it appears that decidua plays a dual role in uteroplacental homeostasis। ठीक है, होम्योस्टेसिस में decidua जो होता है वो ड्यूअल रोल प्ले करता है by providing immunoprotection of the placenta। प्लेसेंटा की इम्यूनो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ अगर हम प्लेसेंटा को यूज करेंगे एज एन एलोग्राफ्ट। इसके अलावा ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम प्लेसेंटल ओवर इन्वेजन। ठीक है, इसकी ओवर इन्वेजन को बेसिकली जो है वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि इसका एक फंक्शन ये है कि हाईली एक्ट करता है एज हाईली इन्वेसिव ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर के तौर पर। ठीक है, तो ये दो फंक्शन जो है बेसिकली ये कंट्रोल करता है डिसिडुआ। अब प्लेसेंटा जो होता है वो एक्ट एज एन हाईली इन्वेसिव ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर दैट इन्वेड्स द यूट्रस टू टैप इनटू इट्स ब्लड सप्लाई और एस्टैब्लिश करता है एडिक्वेट एक्सचेंज ऑफ की मॉलिक्यूल्स बिटवीन द मदर एंड फीटस। अब क्या होगा कि अगर इनएडिक्वेट इन्विजन होगी, इन्विजन किसकी हो रही है? एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की। ठीक है, अगर तो इनएडिक्वेट इन्विजन होगी तो उसकी वजह से पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन होगा। ठीक है, पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन होगी तो उसकी वजह से अंडरलाइज दी पैथोजेनेसिस ऑफ प्रीएक्लेम्पशिया। प्रीएक्लेम्पशिया इज अ कंडीशन, मेजर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होता है जो कि एसोसिएटेड होता है विद प्रेगनेंसी इन मदर। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज प्रीएक्लेम्पशिया एंड व्हाट आर इट्स पॉजिटिव फैक्टर्स। और इसके अलावा प्रीएक्लेम्पशिया कॉज कर सकते हैं अगर इनएडिक्वेट इन्वेजन होगी एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यूज की, और इसके अलावा सर्टेन फॉर्म्स ऑफ यूजीआर जो होंगे फीटस में वो भी कॉज कर सकते हैं। क्योंकि इन इनएडिक्वेट इन्वेजन हुई है तो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो जो होगा परफ्यूजन होगी वो स्लो होगी और इसकी वजह से सारी कंडीशंस होंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्सेसिव इन्वेजन हो रही है तो एक्सेसिव इन्वेजन बेसिकली आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके हो, इज ए हॉलमार्क ऑफ गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेसिया, जिसमें कोरियोकार्सिनोमा आते हैं। कोरियोकार्सिनोमा इज अ फास्ट ग्रोइंग कैंसर, इज अ टाइप ऑफ गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। ठीक है, जिसको हम हेरिडिटी फॉर्म मोल्ड भी कहते हैं। बेसिकली अगर एक्सेसिव इन्वेजन होगी ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज की वजह से तो ये कंडीशन जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है बेटा, ये तो था बेटा आज का हमारा लेक्चर प्लेसेंटा के फंक्शंस। प्लेसेंटा के फंक्शंस में आप लोगों ने 4 बेसिक मैकेनिज्म्स पढ़े। क्या क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्लेसेंटा के अक्रॉस बेसिकली ट्रांसपोर्ट होती है सब्सटेंसेस की, प्लेसेंटा के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं और कौन सी चीज़ें कौन से मैकेनिज्म के थ्रू पास करती हैं, प्लेसेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन क्या है। ठीक है, इसके अलावा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ये सब डेटा आप लोग जाके एक बार रीडिंग कर लेना। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हमारा ये भी चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है, उसमें हम आगे नेक्स्ट
प्लेसेंटल प्रोबेबिलिटी, स्टेट लंचा, इस तरह के जो काफ़ी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।